हाय, वेलकम ऑल टू दिस क्लास ऑफ करंट अफेयर्स। आज हम पिछले 1-2 महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हमने जो है कंपाइल करके रखे हुए हैं करंट अफेयर्स। ओके, तो हम अलग अलग थीम्स पे जो है आपके करंट अफेयर्स जो उनके सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग उनको डिस्कस करेंगे, राइट, और उनका एनालिसिस करेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे जो है आपको वो करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज़ है वो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसमें क्या ध्यान रखना है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो तो पहला आपका न्यूज़ है एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं एनसीआरबी क्या है आपका, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो, राइट। ये क्या है, ये एक तरीके से आपका सेंट्रल एजेंसी है, राइट, जो आपका डेटाबेस तैयार करता है, ठीक है, नेशनल लेवल पे डेटाबेस तैयार करता है फॉर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, ठीक है। उसी डेटाबेस पे, यानी ये जो भी डेटा तैयार करता है, स्टैटिस्टिक्स जो भी ये देता है, उसी बेसिस पे जो है हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन को जो है फॉलो अप किया जाता है। यानी उसी बेसिस पे अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे लॉज वगैरह इंप्लीमेंट किए जाते हैं, लाए जाते हैं। ओके, अलग अलग तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है वो तैयार किया जाता है। ओके, तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, आपको इम्पॉर्टेंट है प्री के, इसमें हम 2-3 चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनसीआरबी क्या है। एक मैंने आपको बेसिक तो बता ही दिया है, कुछ पॉइंट्स आपको जो प्रीलिम्स के फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड, जो इसका क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट जो इन्होंने जारी किया है, जो रिसेंटली लाया गया है, उसमें क्या चीजें जो हैं इन्होंने मेन क्या न्यूज या मेन क्या फैक्ट्स पे इन्होंने जो है डिस्क्लोज किया है, वो हम इसमें उसका एक जिस्ट देखेंगे कि क्या जो है वहां पे उन्होंने पाया गया है उनके रिसर्च स्टडीज के बाद में, राइट। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है आपका एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया ये नेशनल लेवल पे आपका एक डेटाबेस तैयार करता है, ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट या लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होता है, राइट। देन इज हमें इसके बारे में और हम जाने तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये नेशनल पुलिस कमीशन, ठीक है, तो ये एक कमीशन जो है 1960s में ये कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था, जिससे हमारे लॉ एंड ऑर्डर में क्या क्या सुधार लाए जा सकते हैं, ठीक है, उसके रिकमेंडेशन के लिए ये लाया गया था। तो उन्होंने ही इसको जो है रेकमेंड किया था एंड देन उसके बाद में ये बॉडी जो है वो फॉर्मुलेट की गई थी, राइट। ओके, सो ये हमें थोड़ा सा बेसिक्स इसके बारे में जानना था। देन हम देखते हैं आपका इसके अलावा देन इसके रिपोर्ट के बारे में अगर हम थोड़ा डिस्कस करें, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। ये सीधा आपका प्रीलिम्स में स्टेटमेंट फॉर्म के स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आ सकता है, या आपका मेंस में भी आपका सीधा ये रिपोर्ट जो है पूछा जा सकता है, ठीक है, या इसको आप मेंस में आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं कहीं पे आंसर में। तो आपको उसकी फाइंडिंग्स पता होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चीजें हम डिस्कस करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं। तो इन्होंने फर्स्ट बोला गया है कि जो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, जो कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस हैं, ठीक है, आई होप आपको पता होगा कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, अदरवाइज मैं ब्रीफ में बता देती हूँ आपको। कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहां पे पुलिस जो है उनको वारंट का जरूरत नहीं रहता,
ठीक है, जहाँ पे पुलिस को वारंट का जरूरत नहीं होता किसी को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे हीनस क्राइम्स के लिए, ऐसे क्रूअल क्राइम्स के लिए ये आपका कुछ ऑफेंसेस हैं जो कॉग्नाइजेबल बनाए गए हैं, ताकि पुलिस जो है तुरंत ऐसे क्राइम्स पे एक्शन ले सके और वो पर्सन को वो अरेस्ट कर सके बिना वारंट के, यानी बिना आपके कोर्ट के परमिशन के, ठीक है। कोर्ट्स के परमिशन की जरूरत नहीं होती है, एंड देन जो है उनको हम कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस कहते हैं। तो ऐसा बोला गया है। तो ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस जो हैं पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। अब जैसे कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस में मैंने बताया आपको क्रूअल या हीनस ऑफेंसेस, जैसे आपके रेप हो गया, राइट, मर्डर हो गया आपके, ये सब जो है इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये जो है इंक्रीज हुए हैं पिछले कुछ सालों में। देन जो ट्रेडिशनल आपके ऑफेंसेस रहे हैं, ट्रेडिशनल ऑफेंसेस यानी जैसे आपके सपोज रेप से रिलेटेड आपके ऑफेंसेस रहे हैं, डाउरी से रिलेटेड रहे हैं, चाइल्ड मैरिज वगैरह से रहे हैं। तो ये पुराने जो ऑफेंसेस रहे हैं इनके कंपैरिजन में जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम्स या ऑफेंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। ऑलमोस्ट आपका 31% का इंक्रीज दिखा गया है पिछले 1-2 सालों में साइबर फील्ड स्पेस में रिलेटेड, राइट। ये आपका ये है। थर्ड जो है क्या बोला गया है कि जो आपके एट्रोसिटीज हैं, जो आपके ऑफेंसेस हैं, अब शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो हैं, एसटी शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो हैं, वो भी इंक्रीज किए गए, इंक्रीज हुए हैं, राइट। तो इन सब से हमें क्या पता लगता है, ये तो रिपोर्ट जो है एनसीआरबी ने जारी करी है, ठीक है, उनके स्टडीज के ऊपर। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अभी हमें लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस जो हैं गवर्नमेंट को लाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या आपके लाने चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक लैब्स, वो जो है यहाँ पे लानी चाहिए, यानी जो साइबर क्राइम्स को देख सके, ठीक है, तुरंत जो है एक्शन लिए जा सके, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, ठीक है, इन साइबर क्राइम के रिसर्च वाले एरियाज में, ठीक है। तो ऐसे लैब्स जो है आनी चाहिए, ठीक है। पुलिस को जो है वो जेंडर सेंसिटिव, पुलिस को जेंडर सेंसिटिव जो है कैसे बनाया जाए वो भी देखना चाहिए। जेंडर सेंसिटिव यानी चाइल्ड और विमेन सेंसिटिव भी आता है, ठीक है, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी आपके क्राइम्स होते हैं। तो वहाँ पे पुलिस का सेंसिटाइजेशन वो बहुत ज़रूरी होता है, राइट। और हो सकता है हमारा फास्ट ट्रैकिंग ऑफ क्राइम्स, यानी ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए, ठीक है, जो आपके ऑफेंस स्पेसिफिक हो और वो जो है तुरंत वहाँ पे हमारे कोर्ट्स जो हैं उन पे एक्शन ले सके, राइट। देन आपका और इसमें क्या आ सकता है कि ट्रेनिंग दी जाए आपके जो पुलिस पर्सोनल है उनको ट्रेनिंग दी जाए, या साइबर एक्सपर्ट्स जो हैं उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाए, राइट। और ऐसे एक्सपर्ट्स हम ट्रेनिंग के थ्रू जो है रिक्रूट कर सकें, ला सकें, राइट। और आपको और क्या बता सकते हैं कि सिटीजन अवेयरनेस भी ज़रूरी है इसमें, है ना। हर फील्ड में कोई भी आपके क्राइम्स हो, नॉट ज़रूरी नहीं है डिजिटल साइबर क्राइम्स की बात करें, वहाँ पे लोगों का अवेयरनेस, जागरूक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो इन सब चीज़ों से आप इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है, प्रिवेंशन ला सकें, राइट। तो फर्स्ट आपका ये था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या चीज़ें इस न्यूज़ में ध्यान रखनी है, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। देन अगर हम नेक्स्ट चलते हैं आपके, नेक्स्ट है आपका स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव। तो ये क्या है आपका, मेनली जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक करोगे तो वैसे ही आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको इजी रहेगा याद करने में कि इसमें क्या है। तो स्वच्छ यानी आपको पता ही है, स्वच्छ यानी क्लेanलीनेस से रिलेटेड, ठीक है,
जो हम स्वच्छता भी कहते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये एक इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट लेके आई है। इसमें क्या बोला गया है कि जो भी जो आपको जैसे पता ही है हमारे यहाँ पे एनुअली या हर एक रेगुलर बेसिस पे क्लेanलीनेस सर्वेज होते हैं, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण जो है आप होते हैं। तो स्वच्छता सर्वेक्षण होते हैं, ठीक है, यानी ये क्या है आपके सर्वेज हैं जो रेगुलर बेसिस पे कराए जाते हैं, ठीक है, क्या पता करने के लिए कि कितना जो है स्वच्छता में, हाइजीन में, क्लेanलीनेस में कौन सी सिटी कौन सा स्टेट जो है वो उनके क्या वो क्या जो है, क्या उनका पैरामीटर्स हैं, क्या कैसे जो है वो काम कर रहे हैं, अभी कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं, राइट। तो इसलिए जो है सर्विस कराए जाते हैं। तो इसमें भी जो है क्या बोला गया है कि ऐसी जो कुछ सिटीज, ठीक है, अराउंड 72 सिटीज जो हैं जो टॉप परफॉर्मिंग है स्वच्छता सर्वेक्षण में, उनको जो है बाकी जो 200 सिटीज हैं जो नॉट सो गुड परफॉर्मिंग है ये आपके सर्वेज में, तो ये सिटीज जो हैं इनकी हेल्प करेंगे, ठीक है, एक तरीके से ये मेंटोर यानी टीचर, गुरु, इसके रूप में जो है इनको गाइड करेंगी, ठीक है, जिससे ये भी अपने जो इंडिकेटर्स हैं, क्लेanलीनेस इंडिकेटर्स हैं, वो अच्छे कर सके, बेटर कर सके, इम्प्रूव कर सके एक तरीके से, ठीक है। तो ये आपका चीज है, ये पूरा वो है। अब आपको ये एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये किस में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में के अंडर जो है ये इनिशिएटिव लाया गया है और ये इसमें आता है, ठीक है। और एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है आपको, ये 72 और 200 तो ध्यान रखना ही है, ये एक 100 डेज का प्रोग्राम है, ठीक है। तो 100 डेज का ये प्रोग्राम है, 100 डेज के लिए ये करके देखा जाएगा इसका क्या रिजल्ट रहता है, और जो है आगे फिर उसी हिसाब से उसको कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके सिटीज हैं ये बेसिकली इनको गाइड करेंगे अलग अलग पैरामीटर्स पे, ठीक है, कि आपको कैसे जो है सिटीजन पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना चाहिए, सिटीजन अवेयरनेस कैसे इंक्रीज करना चाहिए, राइट, कहाँ पे जो है आपको इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए, ठीक है, आपके फाइनेंसेस के फंडिंग के क्या मॉडल हो सकते हैं, सीवेज को ट्रीट कैसे किया जाए, ठीक है, आपका पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उनमें क्या क्या बेहतर किया जा सकता है, हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हो आपके प्रेजेंट सिनारियो को देख के, तो ये सब इसमें किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका 100 ईयर्स ऑफ यूपीएससी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका, जैसा कि आप जानते ही हो कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, और आपके एग्जाम जो है उसकी एक तरीके से रिक्रूटिंग बॉडी भी यही है, तो वैसे ही आपको इसको बहुत एक डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि ये न्यूज जो है। तो 1 अक्टूबर 2025 को जो है यूपीएससी के 100 ईयर्स जो है वो पूरे होते हैं, बनने के जो है 100 ईयर्स वो एस्टैब्लिशमेंट के वो पूरे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसमें फैक्चुअल कंटेंट भी बहुत है, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव यानी जो आपको आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है वो भी काफ़ी सारा है, ठीक है। इसमें आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ फैक्ट्स हैं वो भी हैं, ठीक है, और इसमें आपके कुछ इनके फंक्शंस भी हैं, कहाँ पे जो है ये सुधार ला रहे हैं अपने अपने एग्जाम पैटर्न में, या जो भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी कहाँ ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आपके जो स्टेट पीसीएस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, और कहाँ और रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, क्या क्या चैलेंजेस वगैरह हैं,
तो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है। बट क्योंकि हम अभी ये सारे आपके पॉइंट्स नहीं डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, बट आपको ये पॉइंट्स जो है मेनली ध्यान रखना है जब आप इस न्यूज़ को कवर करोगे, और जहाँ पर भी आप अगर लिख रहे हो जो भी है, ये पूरे पॉइंट्स आपको वो ध्यान रखने हैं। तो मेन चीज़ अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका ब्रश अप हो जाए इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो हम इसका पहले तो देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, क्योंकि आपका ये 100 ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, तो ऑब्वियसली ये देखना पड़ेगा हमको। और यूपीएससी जो है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये तो हमें इसका ये देखना ही पड़ेगा पूरी सारी चीज, ठीक है। देन इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इसमें, ठीक है। मेनली हम यही दो पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यही आपके काफी सारे फैक्ट्स हो जाते हैं, आप उसको रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका, कि फर्स्ट टाइम जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है, फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया गया था कि ऐसे हमारे पास में एक सर्विस कमीशन होना चाहिए, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करे, उनकी ट्रेनिंग वगैरह उनको प्रोवाइड करे, जिससे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एफिशिएंटली जो है वर्क करे। यही होता है आपके सिविल सर्वेंट्स का वर्क, राइट। तो जीओआई एक्ट 1919 में फर्स्ट टाइम इसको रेकमेंड किया गया था, राइट। देन ली कमीशन जो है आपका, ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे जो कमीशंस हैं, ठीक है, वो कई बार डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, या आपको इनका एक क्रोनोलॉजिकल टाइम भी दे दिया जाता है कि ये कमीशंस हैं, इनको आप अरेंज करो। या फिर आपके और क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ली कमीशन जो है वो किससे रिलेटेड था, हिस्टोरिकली ये किससे रिलेटेड था। तो ऐसे कमीशंस आपको बहुत एकदम आपको कान खोल के एक तो सुनना है इसको, और एकदम उसको याद रखना है, ठीक है। ली कमीशन जो है 1924 में इसने रेकमेंड किया कि हमारे यहाँ पे एक ऐसा जो है वो कमीशन होना चाहिए, ठीक है। उसको और ट्रस्ट दिया कि जो है ऐसा कमीशन हमारे यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। देन फाइनली जो है आपका 1925 में जो है आपका यूपीएससी का एस्टैब्लिशमेंट होता है, ये बॉडी जो है बनाई जाती है, राइट। देन उसके बाद में जो है आपका जस्ट नेक्स्ट ईयर में 1926 में इसको रीनेम किया जाता है एक तरीके से, ठीक है। और क्या बोला जाता है इसको, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी एक तरीके से पहले ये यूपीएससी नाम नहीं था, आपको जस्ट समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे रीनेम किया जाता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। फिर इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट जो है 1947 यानी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस आपका इसको फाइनली जो है यूपीएससी नाम दे दिया जाता है, क्योंकि अब जो है आपका यूनियन लेवल पे आपके अलग कमीशंस होंगे और स्टेट लेवल पे आपके अलग कमीशंस होंगे, राइट। तो इसीलिए जो है ये यूनियन के लिए बोल दिया जाता है और इसको रीनेम कर दिया जाता है। तो इसमें जो मेन चीज है वो ध्यान रखना है आपको, ली कमीशन, ठीक है। ली कमीशन कौन से ईयर में आया और आपका जो है ये किससे रिलेटेड है और इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया, उसके बाद में फाइनली आपका ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन, या आप पब्लिक सर्विस कमीशन भी लिख सकते हो, यूपीएससी नहीं लिखना तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ऐसा एस्टैब्लिश किया जाता है, राइट। टाइम लगेगा थोड़ा। ओके, नेक्स्ट जो है आपका हमें ये देखना है कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। पॉज हो जाएगा, पॉज हो जाएगा ये सर, ये पॉज हो जाएगा अभी।
एडिट हो जाएगा ना मैम। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि यूपीएससी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आता है आपका अंडर दिस न्यूज, ऑब्वियसली बिकॉज यूपीएससी एक खुद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक रिक्रूटिंग बॉडी है, राइट। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम देखेंगे तो ये आर्टिकल आपके 315 से लेके 323 तक जो है आपका पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में बात की गई है, राइट। तो आपको ये सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए कि सारे आर्टिकल्स में क्या चीज जो है बोली गई है। एटलीस्ट आपको मेन आर्टिकल्स पता होने चाहिए कि मेन आर्टिकल्स इसमें क्या बात की गई है, जो रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका आर्टिकल 315। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपके पब्लिक सर्विस कमीशन जो है होनी चाहिए, ठीक है। फॉर व्हाट पर्पस, आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए, एक यूनियन लेवल पे और आपके बाकी स्टेट लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट बात किया गया है। देन नेक्स्ट बोला गया है आर्टिकल 316 में कि यहाँ पे जो है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करेंगे इनके मेंबर्स और चेयरमैन को, चेयरमैन और मेंबर्स को जो है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करेंगे, राइट। सेकंड है नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 370, ठीक है। इसमें बोला गया है आपका कि जो रिमूवल प्रोसीजर है यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन का, वो उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो एक ब्रीफली हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। 4 बेसिस हैं जिसके ऊपर जो है यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरपर्सन को हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो आपके फर्स्ट क्या है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया घोषित अगर हो जाए, ठीक है, वो पर्सन, तो उस बेसिस पे जो है वो पर्सन को, ये मेंबर या चेयरपर्सन को रिमूव किया जा सकता है, राइट। सेकंड है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, यानी अब वो फिट नहीं है टू बी इन दैट पोजिशन, तो इसीलिए उसको भी जो है हटाया जा सकता है, ठीक है, इस बेसिस पे। देन थर्ड है आपका अनसाउंड माइंड, ठीक है, मेंटली वो फिट नहीं है। या एक और है आपका जो ऑब्वियसली हर आपके जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है उसमें देखा जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन का एक आपका ये एक बेसिस होता है, ठीक है, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी कोई और आप जो है गवर्नमेंट के अंडर जो है कोई और आपने ऑफिस जो है वो ज्वाइन कर रखा है, आप उसमें इन्वॉल्व हो, तो वो भी जो है आपका एक डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 318। इसमें देखा जाता है कि कंडीशंस क्या होंगी, यानी क्या शर्तें होंगी जिस बेसिस पे किसी पर्सन को जो है वो एलिजिबल होता है टू बी एज अ मेंबर या चेयरपर्सन, कंडीशंस ऑफ ऑफिस। और इसमें एक और चीज इन्वॉल्व है कि कितने जो है नंबर्स, कितने नंबर में जो है मेंबर्स वगैरह इसमें जो है रिक्रूट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको एज इट इज पूरा ये यूपीएससी के बारे में सारे आर्टिकल्स ध्यान होने चाहिए, क्योंकि ये एक आपका इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक आपकी ये संस्था है, राइट, बॉडी है। देन है आपका आर्टिकल 319, ठीक है, इसमें है आपका रीअपॉइंटमेंट। ये भी देख लेते हैं हम कि रीअपॉइंटमेंट का क्या क्राइटेरिया रहता है।
तो रीअपॉइंटमेंट का क्या क्राइटेरिया रहता है कि कोई भी पर्सन अपने जो उनका पोजीशन है जिस पे वो वर्क कर रहे हैं उस पे वो वापस से रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। यानी अगर कोई मेंबर है यूपीएससी का तो वो वापस से जो है एज चेयरमैन वो आपके अपॉइंट हो सकता है, बट एज मेंबर वापस से अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेम पोजीशन पे नहीं हो सकता, अपने से हायर पोजीशन पे वो जरूर हो सकता है। जैसे आपके अगर हम आरपीएससी की बात करें तो अगर वहाँ उसके कोई चेयरमैन है तो वो आपके यूपीएससी के मेंबर या यूपीएससी के चेयरमैन के ऊपर जो है अपॉइंट हो सकते हैं, बट वापस सेम पोजीशन पे अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। राइट, तो ये आपका रीअपॉइंटमेंट यानी यहाँ पे नहीं अलाउड है। ठीक है, जैसे कि आपको कंडीशंस बताया अभी। देन है आपका फंक्शंस क्या हैं यूपीएससी के। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक रिक्रूटिंग बॉडी है और आपकी सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एडवाइजरी भी है इसका नेचर। ठीक है, तो काफ़ी सारे फंक्शंस हैं वो इसमें बताए गए हैं। देन इसमें है आपका रिपोर्ट, यानी एनुअली जो है आप यूपीएससी जो है रिपोर्ट देता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है एक तरीके से, उनका ड्यूटी है ये। तो ये आपका इसमें मेंशन किया गया है। तो ये आर्टिकल्स आपको एज इट इज लर्न होने चाहिए अबाउट द पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, देन इसमें अगर हम एक चीज और बात करें तो ये हो जाएगा आपका कि यूपीएससी के बारे में हम देखें तो पहली चीज आपने ये देख लिया कि उनका जो है, एक हम देख लेते हैं उनमें मेंबर्स कितने होते हैं। ठीक है, तो 1+10 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 आपके चेयरपर्सन हो गए, 10 आपके अदर मेंबर्स हो गए। ठीक है, तो ये उनका आपका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, देन इनको अपॉइंट हमने देख ही लिया कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है मेंबर्स और इनको जो है अपॉइंट करते हैं। राइट, नेक्स्ट इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो योग्यताएं क्या है जिससे ये पोस्ट पे जो है कोई पर्सन को सेलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो क्या है कि आपका एटलीस्ट 50% ऑफ मेंबर्स जो हैं उनका 10 इयर्स गवर्नमेंट सर्विस में रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी रहता है। ठीक है, कि 50% मेंबर्स जो हैं पिछले 10 सालों में किसी ना किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है उन्होंने वर्क किया हो, तो ये एक क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, देन हमने रिमूवल देख लिया कि रिमूवल के क्या कंडीशंस हैं, तो ये 4 कंडीशंस रहते हैं रिमूवल के। ठीक है, देन रीअपॉइंटमेंट हमने देख लिया, रिपोर्ट का और एस्टैब्लिशमेंट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया। तो मेनली आपको ये चीज़ें जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो एज इट इज़ ये फैक्ट्स जो हैं याद रखने हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है कि जो ऐसी कमीशंस आती हैं, ली कमीशन जैसे, वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली उनका जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसी कमीशंस आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स में बनाई गई हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है, नोट डाउन करके आपको उनको रखना है। राइट, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट इज पीएम सेतु योजना। ठीक है, ये आपके स्किलिंग प्लस एम्प्लॉयबिलिटी, तो ये आपका पूरा ये स्कीम है एक तरीके से। क्या है इसमें, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके 23 से 28 एज ग्रुप आप एक बार कंफर्म कर लेना। तो इसके जो एज ग्रुप हैं उनकी स्किलिंग और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए ये स्कीम जो है लाई गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका
ITI, जैसा कि हम जानते हैं ITI क्या होता है, आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है। ये आपके गवर्नमेंट रन भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे इनका अपग्रेडेशन होगा, जिससे बेटर स्किलिंग और बेटर एम्प्लॉयबिलिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी जो ट्रेनीज हैं या जो यूथ हैं उनको, राइट। इसमें एक आपको जो ध्यान रखना है वो है आपका हब एंड स्पोक मॉडल। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल क्या है, यहाँ पे एक आपका मेजर एरियाज में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट्स और एरियाज में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो आपके मेजर एक ITI होगा, उससे कनेक्टेड आपके बाकी सारे ITIs होंगे, ठीक है, वो एरिया या डिस्ट्रिक्ट में। जिससे क्या होगा कि जो आपका मेन ITI है वो बाकी ITIs को गाइड कर सकता है, ठीक है, कि कैसे जो है हम डिजिटली क्लासरूम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रेनिंग जो है वो बेटर कैसे करी जा सकती है, इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग जो है वो कैसे लाई जा सकती है, राइट। इन्वेस्टमेंट जो है हम कहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं, रिसर्च वगैरह हम कहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा अल्टीमेटली स्किल्स बेटर होंगी, और स्किल्स अगर बेटर होंगी तो उनके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी जो हैं बेटर होंगे। तो यही आपका मेन इसका एजेंडा है, स्किलिंग प्लस एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू अपडेटेड ITIs, राइट। हाँ, इसमें एक फैक्ट जो ध्यान रखना है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो ध्यान रखना है आपको, कि यहाँ पे 1000 ITIs जो हैं उनको इनिशियली अपग्रेड किया जाएगा, बेटर उनको किया जाएगा। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आई होप आपको डिफरेंस पता होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम का, ठीक है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी सेंटर जो है इसमें हेल्प करता है, यानी यहाँ पे 100% जो कंट्रीब्यूशन है वो सेंटर का नहीं होता, वो जस्ट हेल्प करता है। तो क्राइटेरिया कुछ ऐसे रहता है 70:30 का, यानी ये सेंटर कंट्रीब्यूट करेगा फाइनेंशियली, और यहाँ पे जो 30% है स्टेट्स कंट्रीब्यूट करेंगे। और बाकी जो स्टेट्स होते हैं, जैसे जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या जो हिली रीजन के स्टेट्स हैं, वहाँ पे इसका क्राइटेरिया 90:10 होता है। बाकी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं वहाँ 100% सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फाइनेंस करती है। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे दे दिया जाता है कि स्कीम के बारे में कई सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और आपसे एक ये आ गया कि ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो वहाँ आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये हर स्कीम में ये पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑन सरोगेसी एक्ट। तो यहाँ पे रिसेंटली जो है ये इसका बैकग्राउंड मैं बता देती हूँ आपको कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। बैकग्राउंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो है सरोगेसी एक्ट पे एक कह सकते हैं कमेंट जो है वो पास किया है, ठीक है। एक बात बोली है कि सरोगेसी एक्ट जो है आपके 2021 में इसको जो है अमेंड किया गया था, ठीक है। क्या है सरोगेसी, क्या इसके फीचर्स हैं, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो 2021 में ये एक्ट जो है अमेंड किया गया था। तो अब उससे पहले जिन भी कपल्स ने सरोगेसी के लिए अडॉप्ट किया था, ठीक है, तो उनको जो है इस एक्ट के अंडर जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, यानी ये एक्ट जो है रेट्रोस्पेक्टिव, ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं इम्प्लीमेंट होगा। यानी एक बार जो ये आपका 2021 में अमेंड किया गया, तो उसके बाद जितने भी सरोगेसी के जितने भी कपल्स ने जो है इसको अडॉप्ट किया है, उन्हीं के ऊपर जो है ये इम्प्लीमेंट होगा, उससे पहले ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, ये तो आपका न्यूज़ आपको इतना जानना था, ठीक है, बैकग्राउंड जानना था आपको। ये मेंस आंसर राइटिंग में भी आप इसको एज इंट्रोडक्शन जो है स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सरोगेसी जो है आपका
क्या है इसके फीचर्स क्या है, ठीक है। तो सरोगेसी जैसा कि सुना होगा आपने पहले, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके बारे में पता भी होगा। तो सरोगेसी क्या होता है कि ऐसे जो कपल्स, ठीक है, जो किसी तरीके से जिनका एस्पिरेशन है कि उनका चाइल्ड हो, ठीक है, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से नहीं हो पाता है उनका चाइल्ड, तो वो अलग जो है मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं। जैसे आपने आईवीएफ और ये सब सुना होगा, तो ऐसे कुछ मेथड्स को जो है अडॉप्ट करते हैं ताकि जो है वो भी जो है पेरेंट्स बन सके, राइट। तो उस केस में सरोगेसी जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो है बेसिकली सरोगेसी दो टाइप की होती है, ओके। एक होता है आपका कमर्शियल, एक होता है ऑल्ट्रिस्टिक। कमर्शियल होता है कि जहां पे सिर्फ मोटिव जो है मोनेटाइजेशन का है, यानी पैसे कमाने का है, तो वो आपका कमर्शियल सरोगेसी होता है। और आपका ऑल्ट्रिस्टिक जो होता है वो होता है कि किसी रीजन की वजह से हेल्प हो रहा है एक तरीके से, राइट। तो यहाँ पे एक तरीके से ह्यूमन फैक्टर को जो है कंसिडर किया जाता है कि ऐसी भावना जो है, इमोशंस देखे जाते हैं जहाँ पे ऐसे कपल्स को हेल्प हो सके, तो वहाँ ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी होता है। इंडिया में जो है आपको ध्यान रखना है, ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउड है, कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है, राइट। अब इसकी क्या फीचर्स हैं ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी के, कि यहाँ पे जो है जो भी इंटेंडिंग कपल है, ठीक है, जिनको ये सरोगेसी अडॉप्ट करना है, उनका एटलीस्ट 5 इयर्स का मैरिज हो, ठीक है, 5 इयर्स और मोर देन 5 इयर्स। देन उनके पास में एक सर्टिफिकेशन हो, डॉक्टर का कि वो जो है इनफर्टाइल है या बेबी जो है नहीं हो पा रहा है उनका किसी रीजन के, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो इसका सर्टिफिकेशन भी जरूरी होता है। तो ये अगर दो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो वो आगे जा सकते हैं सरोगेसी के लिए। देन जो सरोगेट मदर होगी, यानी जो ऐसी विमेन जो अपना वूम जो है वो हम कह सकते हैं यूज करेगी, अपने वूम के हेल्प से ही जो है ऐसे इनफर्टाइल कपल्स को चाइल्ड जो है दे सकती है, तो उसका जो है एज 25 से 35 इयर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये फैक्ट्स जो है सीधे पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ सकते हैं, अदरवाइज कहीं दूसरे एग्जाम में आपके एमसीक्यू टाइप में भी इनमें से कोई भी फैक्ट जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये 25 से 35 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए उसका। देन रिलेटिव होनी चाहिए, जो कपल है उसकी रिलेटिव होनी चाहिए, ठीक है। देन उसका एटलीस्ट अपना एक खुद का एक चाइल्ड होना चाहिए पहले से, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल होंगे तो वो एज सरोगेट मदर जो है हेल्प कर सकती है, इसमें आ सकती है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो भी ध्यान रखना है एज ह्यूमन फैक्टर जो इन्वॉल्व होता है, वो भी इस कपल को ध्यान देना होता है, ठीक है। देन इसमें जो फीमेल है, ठीक है, जो कपल है, इनफर्टाइल कपल जो भी है, फीमेल जो है उसका एज आपका 23 से आई गेस 50 इयर्स होता है, ये आप कंफर्म कर लेना। और जो मेल है इसका 26 होता है, आई गेस देख लेना, ठीक है। और मेल जो है उसका 23 से 55 इयर्स तक के बीच में एज होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं कि जो सरोगेट मदर है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, ताकि वो उसमें आ सके, ठीक है। जैसे हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी, मिमी करके कुछ मूवी थी, आई गेस, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है ऐसा मूवी। तो उसमें पूरा आपका सरोगेसी के बारे में ही बताया गया था कि इंडिया में कैसे जो है आपका ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउड है और क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बाद में। जो भी उसमें जो भी रोल किया था उसमें, जो भी उसने सफ़र किया था, वो सब जो है अलाउड नहीं है। मेडिकली जो है कपल है उसको सपोर्ट करना ही पड़ता है सरोगेट मदर को, ठीक है।
हाँ, और आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो सरोगेसी है ये क्या एथिकल, लीगल और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्लैशेस आते हैं और क्या जो है इसके प्रोज या कॉन्स होते हैं। जैसे आपने यूथेनेशिया अगर सुना हो, तो यूथेनेशिया पे भी ये बहस होती है कि क्या यूथेनेशिया को जो है अलाउ करना चाहिए इंडिया में या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कुछ ये टॉपिक्स होते हैं जो आपके प्री से ज्यादा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिया यूके रिलेशंस। ये आपके आईआर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। आईआर के भी एक दो टॉपिक्स जो है डाले गए हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि उसमें हमें टॉपिक जो है उसमें हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है, और उससे ज़्यादा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका टॉपिक का, तो वो आपको क्या ध्यान रखना है। तो ये आईआर जो है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया यूके रिलेशंस का एफटीए एंड कोऑपरेशन। तो एफटीए क्या है आपका? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है, जैसे आप इसको ब्रेक करेंगे तो वैसे पता लगेगा आपको। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी कंट्रीज के बीच में ट्रेड जो है वो फ्री हो। फ्री एज इन वहां कोई भी आपके टैरिफ्स या टैक्सेस जो हैं वो या तो मिनिमल हो या नहीं हो। तो ऐसे आपके ऐसे क्राइटेरिया को हम कहते हैं एफटीए यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यानी जहाँ पे जो ट्रेड्स हैं आपके टैरिफ्स जो हैं वो मिनिमल हो या आपके जीरो हो। एक पॉइंट के बाद में उसको जीरो लाया जाता है। तो हमें पता है कि यूके का जो है ब्रेग्जिट इवेंट था, ठीक है, यानी यूके जब ईयू से अलग हुआ तो वो ब्रेग्जिट इवेंट था। उसके बाद में जो है 2021 में जो है 2021 और 2022 में जो है इंडिया और यूके के एफटीए के बारे में बहुत बातचीत चली। फाइनली जो है अभी 2025 में ये अग्री किया गया कि जो इंडिया और यूके के बीच में एफटीए जो है इम्प्लीमेंट होगा। और रिसेंटली जो है उनके पीएम जो है उनका विजिट भी था अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर नवंबर के मंथ में। तो उससे जो है एक थ्रस्ट मिला, एक इम्पिटस मिला, जिससे जो है ये नेगोशिएशंस जो हो रही हैं उसको एक्सेलरेट किया जा सके, उसमें जो भी चेंजेस हैं वो जल्दी से इम्प्लीमेंट किए जा सके। तो इस रेलेवेंस में, इस बैकग्राउंड में जो है ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एफटीए क्या होता है और इंडिया और यूके के रिलेशंस अपार्ट फ्रॉम ट्रेड रिलेशंस जो है वो क्या है, और ये एफटीए से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोनों कंट्रीज पे, यूके एंड इंडिया दोनों पे, राइट। तो एफटीए हमने देख लिया, एफटीए क्या है, बैकग्राउंड देख लिया हमने कि यूके के जो पीएम है उनका रिसेंट में विजिट था। उससे पहले आई गेस जुलाई में ये जो है लाया गया था कि हम जो है एफटीए इम्प्लीमेंट करेंगे दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इसमें हम दोनों चीज देख लेते हैं कि इसमें बेनिफिट्स क्या हैं और इसमें चैलेंजेस क्या हैं। तो बेनिफिट्स तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एफटीए रेजीम है, यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा, यानी दोनों कंट्रीज के बीच में जो है ऐसा बोला जाता है कि 2030 तक जो बायलेटरल ट्रेड है यानी दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा अगर ये एफटीए जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। देन इज 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। ये फैक्ट्स भी ध्यान रखने होते हैं क्योंकि हमें मेंस में जो है ये फैक्ट्स हाईलाइट करने होते हैं और यही आपके पॉइंट्स को जो है फेच करने में हेल्प मिलता है। तो 99% ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स या एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आपके टैक्स फ्री हो जाएंगे, ठीक है, टैरिफ फ्री हो जाएंगे, टैक्स फ्री हो जाएंगे, ठीक है।
यानी इंडिया से एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी गेन मिलेगा, और एज अ कंट्री तो हमारा जो है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में, ग्लोबल ट्रेड में हमारा परसेंटेज भी बढ़ेगा। ऐसा बोला जाता है यूके के जो हैं कई सारे प्रोडक्ट्स, स्पेशली जो फेमस हैं यूके के विस्की और वहाँ की जो कार्स हैं जो बहुत फेमस हैं, और अभी तक जो है यहाँ पे हमारे यहाँ पे उनके इंपोर्ट के ऊपर या वहाँ से एक्सपोर्ट होता है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगता था, तो ये भी जो है कम टैरिफ लगेगा। तो ये क्योंकि वर्ल्ड फेमस चीज़ें हैं तो यहाँ पे इंडियंस जो हैं इनको यूज़ भी करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। देन इज एक बेनिफिट और है इसमें कि जो वीज़ा एक्सेस है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए या टेम्परेरी बेसिस के लिए जो वीज़ा एक्सेस है उसमें इंडियंस को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, यानी अलग अलग कंट्रीज से जो है वीज़ा के लिए लोग फाइल करते हैं, स्पेशली आपके यूएसए यूके ये सब कंट्रीज में, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी है, ठीक है, यहाँ पे वो एज रेजिडेंसी रहना भी चाहते हैं, तो वीज़ा जो है अप्लाई करते हैं, लेकिन हर कोई जो है इसमें नहीं सेलेक्ट हो पाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कोटा होता है और उसी कोटे के बेसिस पे लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो अब शॉर्ट टर्म बेसिस पे इंडियंस को जो है प्रायोरिटाइज किया जाएगा, ठीक है। तो जो बीपीओज और आईटी कंपनीज में जो काम करते हैं उनको जो है इजी रहेगा वहाँ जाना और वहाँ पे जो है वर्क करना इसके थ्रू। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, मेन ये है जो फैक्ट्स के साथ में आपको ध्यान रखना है। देन इसके साथ में चैलेंजेस क्या है, हमने प्रोज देख लिया, हमने अच्छी बातें देख ली, ठीक है, बट हमें जब हमें आंसर राइटिंग करना होता है तो हम सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट को पूरी चीज़ों का सारे डिमेंशंस जो है उसके लिए क्लियर होने चाहिए कि अगर ये पॉलिसी अडॉप्ट हो गई तो सिर्फ अच्छी चीज़ नहीं, प्रोज नहीं, उसके साथ में कुछ कॉन्स भी होंगे, कुछ चैलेंजेस भी होंगे जो हमें देखने पड़ेंगे, हमें ओवरकम भी करने पड़ेंगे उनको, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या है, ये हमें काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है कि वीज़ा एक्सेस जो है इंडियंस के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे हो जाएगा, बट ये सिर्फ टेम्परेरी बेसिस के लिए है। तो ऐसे इंडियंस जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं या जो रेजिडेंसी फाइल करना चाहते हैं, यानी वहां रहना भी चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, तो उनके लिए ऐसा कोई प्रोविजन इसमें नहीं डाला गया है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म चीज के लिए है कि वो शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए वहां पे जा सके और आ सके वापस। सेकेंड इज, इसमें हमने बात किया टैक्सेस जो हैं वो कम होंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं टैरिफ्स। उसके अलावा आपने सुना होगा एक होता है आपका नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है, जिसमें डायरेक्टली टैक्सेस नहीं लगते हैं बट अदर कंडीशंस जो हैं आपके प्रोडक्ट्स पे लगा दी जाती हैं, जिससे या तो वो प्रोडक्ट एक तरीके से महंगा हो जाता है या वो प्रोडक्ट जो है अलाउ नहीं किया जाता उस कंट्री में। जैसे आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे आपके सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, तो ये काफी इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन से टर्म्स हैं। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा है तो उसमें कई बार ये चीजें जो हैं आपने सुना होगा। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स क्या होते हैं, यानी हाइजीनिक फैक्टर्स जो हैं उनको कंसिडर किया जाता है कि जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं क्या वो हाइजीनिक कंडीशन में बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे, तो उसको बोल के भी हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं दूसरी कंट्री में जाने से मना किए जा सकते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले तक ये था, हमारे यहाँ के जो अल्फोंसो मैंगोज हैं, ठीक है, काफी सुना होगा आपने, तो इनको जो है यूएस में एंट्री नहीं दी जा रही थी, ऐसा बोल के कि ये जो है सही कंडीशंस में नहीं उगाए जाते हैं, इनका जो बनाए जाते हैं वो सही कंडीशंस में नहीं बनाए जाते हैं, तो हम उनको अपनी कंट्री में हमारे लोग जो है उनको कंज्यूम नहीं करेंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सब भी कुछ था ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपके सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स होते हैं।
एक है आपका कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये क्या है? ये जितना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड दिख रहा है, समझने में ये बहुत उतना ही इजी है, राइट? तो कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है? ये एक तरीके से यूके का लॉ है, जो ऐसा बोला जा रहा है नेक्स्ट ईयर 2026 में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिसके तहत या जिसके अंडर ये बोला गया है कि ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं जो कार्बन इंटेंसिव है, यानी वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में बहुत सारा कार्बन एमिट करती है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं हम अपनी कंट्री में उनको अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा तो पूरे प्लैनेट को जो है उससे खतरा है। तो हम ऐसे इंडस्ट्रीज को जो है, इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को अलाउ नहीं करेंगे। तो ये भी जो है नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट हो जाएगा यूके में। तो हमारी जो कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इसके अंडर आके हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो सकते हैं, ठीक है, उनमें आपका बैरियर लग सकता है, इसीलिए हम बैरियर कहते हैं इसको। और नॉन टैरिफ यानी सीधा आप टैक्स नहीं लगा रहे हो, अदर मैकेनिज्म्स आप इन्वेंट कर रहे हो जिससे ट्रेड जो है उस पर फ्री ट्रेड के वो अगेंस्ट हो। तो मेनली आपको ये चीजें ध्यान रखनी है इंडिया यूके रिलेशंस में, एफटीए में, ठीक है। और सिर्फ ये इंडिया यूके का बात नहीं है, जितना भी आईआर इज इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट? तो इसमें इंटरनेशनली, ग्लोबली जो है कंट्रीज एक साथ जो है कैसे कनेक्टेड होती हैं, वो सारा आपका आईआर का ही पार्ट है। तो सिर्फ इंडिया और यूके का तो एक एग्जाम्पल है, बाकी ऐसे कोई और आपके कंट्रीज का इंगेजमेंट होता है, कोई न्यूज होती है, तो यही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि उनका जो रिसेंट क्या न्यूज है जिसके बेसिस पे वो करंट में वो न्यूज डाली गई है, देन उनका जो है रिलेशंस क्या है, ठीक है, कि अभी जो है उनका ऑनगोइंग रिलेशंस क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या है और उसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यानी कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। दोनों कंट्रीज जो हैं डिप्लोमेटिकली या और चैनल्स के थ्रू जो हैं वहां पे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक और आपका आता है इंडिया अफगानिस्तान एंगेजमेंट, ठीक है। ये भी आपका मेनली आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एक आप इंटरनल सिक्योरिटी में भी इसको डाल सकते हो, बट मेनली आपका ये आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला तो आप अफगानिस्तान का लोकेशन देख सकते हैं इसमें। प्री में जो है, क्योंकि अफगानिस्तान कई सालों से जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, ठीक है, तो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ऐसे क्वेश्चन आना इज कंपल्सरी, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, जो मैप बेस्ड हो, यानी न्यूज अफगानिस्तान की है बट वो पूछ आपसे बाकी कंट्रीज के बारे में रही है, ठीक है, कि सपोज ये बगल में जो ताजिकिस्तान कंट्री है, ठीक है, ये जो है कितने बॉर्डर्स जो है इंटरनेशनली कितने कंट्रीज से बॉर्डर जो है बनाती है, या अफगानिस्तान का ये पूछ सकते हैं कितने कंट्रीज से जो है ये बॉर्डर बना सकती है। आपको 6 to 7 वहां पे ऑप्शंस दिए जाएंगे, नेम दिए जाएंगे कंट्रीज के, और आपको बोला जाएगा कि इनमें से जो है आप सेलेक्ट करो कि कितने कंट्रीज के साथ में ये बॉर्डर बनाती है, राइट। तो इसलिए ये मैप डाला हुआ है कि आप इसको एक तो ध्यान रखें। और यहाँ आप देखोगे तो थोड़ा सा जो है ये रीजन जो है वो इंडिया के साथ भी बॉर्डर बनाता है, इसीलिए हम कहते हैं इंडिया की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनमें अफगानिस्तान भी आता है, ठीक है। तो बस इतना सा एरिया जो है बॉर्डर में रहता है इसका, ठीक है। तो देन फर्स्ट हम देखेंगे इसमें रीसेंट न्यूज क्या है, ठीक है, ये न्यूज में क्यों रहा, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ के जो है आपके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, उनका रिसेंटली जो है विजिट हुआ था इंडिया में, ठीक है, तो इसीलिए जो है ये न्यूज में रहा। और जैसे कि मैंने कहा अफगानिस्तान तो कई सालों से जो है कंटिन्यूसली न्यूज में रहा है, ठीक है।
क्यों रहा है? आपने थोड़ा पहले का अगर करंट अफेयर्स आपके माइंड में रहा हो तो 2021 में अफगानिस्तान में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ठीक है, यानी जो लोगों के द्वारा सेलेक्ट की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको हटा के वहां तालिबान लेड गवर्नमेंट फॉर्म करी गई। तो इसीलिए जो है तब से लेके अब तक जो है ये आपका इन्हीं का गवर्नमेंट है और ये जो है कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ न्यूज इस पे रहता है। तो इसीलिए जो है आपका 2021 के बाद में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो रिलेशंस हैं उनमें चेंजेस आए। क्यों? क्योंकि सिंस ये हमने जो डेमोक्रेटिक रेजीम थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको हटा के तालिबान ने जो है अपना गवर्नेंस मैकेनिज्म अडॉप्ट किया। उसके बाद में हमने जितने सारे रिलेशंस थे अफगानिस्तान के साथ में वो हटा दिए, यानी हमने हमारे जो डिप्लोमेट्स वहाँ थे और उनके जो डिप्लोमेट्स यहाँ थे हमने वापस बुला लिए। हमारी जो एम्बेसीज थी वो वहाँ पे क्लोज कर दी, राइट। और जो भी हमारे डील्स चल रही थी, नेगोशिएशंस चल रहा था, वो सारा हमने हॉल्ट पे रख दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है हम डेमोक्रेसी को जो है फेवर करते हैं, ठीक है, हम लोगों को जो है फेवर करते हैं, ना कि वहाँ जो कोई टेररिस्ट आउटफिट हो या ऐसी कोई गवर्नमेंट हो उसको हम फेवर नहीं करते। तो इसीलिए हमने तब से रिलेशंस जो हैं बंद कर दिए थे। तो अब ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वहाँ के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर उनका जो है इंडिया विजिट था और हमने जो है वापस से अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं स्टार्ट किए हैं ताकि दोनों कंट्रीज में रिलेशंस जो हैं इम्प्रूव हो सकें, राइट। और उसके बाद में जो है सिंस ये हमारा एक नेबरिंग कंट्री भी है तो वैसे ही इसका सिग्निफिकेंस है। और क्या सिग्निफिकेंस है वो हम अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे ही। तो फर्स्ट इज आपका रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, ठीक है, ये तो बैकग्राउंड तो आपने जान लिया। देन इज रीसेंट डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे इसमें चैलेंजेस क्या है और आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे पिछले मैंने आपको न्यूज में भी बताया था कि इसमें आगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो इसमें रीसेंट डेवलपमेंट ये है, फर्स्ट तो इनका विजिट था, हमने जो है अपने डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो स्टार्ट कर दिए, यानी वापस से जो है हमने अपना जो काबुल मिशन है, ठीक है, काबुल मिशन इज कि हमने जो है अपनी एम्बसीज वहाँ पे वापस से ओपन कर दिए, एस्टैब्लिश कर दिए। हमारे डिप्लोमैट्स का एक्सचेंज हो गया है, यानी वापस हमारे डिप्लोमैट्स वहाँ चले गए हैं और उनके यहाँ आ गए हैं। तो एक तरीके से हमारे रिलेशन जो हैं इंडिया एक तरीके से पहल कर रही है, ठीक है, एक तरीके से इनिशिएटिव ले रही है जिससे दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस इंप्रूव हो सके। तो ये फर्स्ट काबुल मिशन है, यानी एम्बेसीज ओपन हो गई है, डिप्लोमैट्स जो है वो एक्सचेंज हो गए हैं, राइट। इसमें सेकेंड नेक्स्ट आप देखोगे, फर्स्ट ये हो गया, आप ये मेंशन कर सकते हो, सेकंड ये मेंशन कर सकते हो। थर्ड है हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, वो वापस से जो है हमने उन पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। यानी वहां पे जितने भी अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, ठीक है, वहां पे जितने भी लॉसेस हुए हैं वहां पे इंडिया ने वापस से जो है अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। हम वहाँ पे हमारे पर्सोनल को भी भेजते हैं, हम मशीनरीज भी भेजते हैं, राइट, हम वहाँ पैसा भी लगाते हैं, तो एक तरीके से उनके लिए ये हेल्प है, ठीक है। देन और क्या है कि हमने जो है ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, दोनों कंट्रीज ने ट्रेड को बूस्ट करने के लिए एक एयर फ्रेट कॉरिडोर
एयर फ्रेट कॉरिडोर जो है वो एस्टैब्लिश किया है, ठीक है, लॉन्च किया है रिसेंटली। इसमें क्या है, जितना भी ट्रेड होगा, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा वो एयर के थ्रू होगा, जिससे सबसे अच्छा फायदा क्या है कि हम पाकिस्तान को सरपास कर सकते हैं। यानी हमारे जो गुड्स हैं वो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान के थ्रू जाएंगे एंड देन हम अफगानिस्तान एंड अदर जो वेस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया है, वहां पे हम अपने गुड्स पहुंचाएं। नहीं, हमने जो है एक एयर फ्रेट कॉरिडोर यानी एयर के हेल्प से जो है आपके, अब हमारा जो फ्रेट होता है सामान, तो उसके हेल्प से जो है हमारा दोनों कंट्रीज का सामान जो है इधर से उधर जाएगा, यानी ट्रेड बूस्ट होगा, एक्सपोर्ट्स जो है इंक्रीज होंगे। तो ये एक काफी अच्छा जो है इनिशिएटिव दोनों कंट्रीज ने स्टार्ट किया है। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं जो रीसेंट डेवलपमेंट है। चैलेंजेस क्या हैं इसमें, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी यहाँ पे तालिबान लेड गवर्नमेंट है, राइट। तो हम जानते हैं तालिबान एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, तो उसके एक हिस्टोरिकल लिंक्स बताए गए हैं। आपने और मिलिटेंट आउटफिट्स ये सब सुना होगा, जैसे लश्कर तैयबा और ये सब जो है, इनके साथ में हिस्टोरिकल लिंक्स बताए गए हैं। और हम जानते हैं ये जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं ये इंडिया पे बहुत सारे जो हैं अटैक्स के लिए ये जिम्मेदार हैं। इसीलिए हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं कि हम जो है तालिबान लेड गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान में है उस पर भरोसा करके हमारे जो रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव कैसे कर सकें, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे अफगानिस्तान में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोला गया है कि हमारी जो सॉइल है, हमारी जो जमीन है, वो इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म को स्प्रेड करने में यूज नहीं होगी। हम ये इंश्योर करेंगे, ऐसा जो है स्टेटमेंट वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से कई बार लाया गया है। तो ये भी एक रीसेंट डेवलपमेंट है। एक तो हिस्टोरिकल लिंक्स वाला है ही, ठीक है। सेकंड इज आपका चाइना एंड पाकिस्तान, क्योंकि ये नेबरिंग कंट्रीज हैं तो इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है अफगानिस्तान पे। पहले भी था बट अभी ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो चाइना और अफगानिस्तान के जो आपके ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी है, यानी इनके बीच में जो रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, उससे भी इंडिया को जो है खतरा हो सकता है, ठीक है। इंडिया के रिलेशंस पे इम्पैक्ट करेगा ये चीज, राइट। और इसमें और क्या ऐड कर सकते हो आप, एंड यस ऑफ कोर्स नॉन डेमोक्रेटिक रेजीम, जैसा कि हमने बात कर लिया था। तो ये जो है ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स, इन सबको जो है नहीं वैल्यू करती, ठीक है। तो नॉन डेमोक्रेटिक रेजीम है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको सिर्फ पावर चाहिए, गवर्नेंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये माइनॉरिटी राइट्स, विमेन राइट्स, इनको नहीं वैल्यू करती हैं। तो हम ऐसे कंट्रीज के साथ में कैसे रिलेशंस अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे एक रिसेंट न्यूज आया था, ठीक है, उसमें ये बोला गया था कि यहाँ के जो अफगानिस्तान के जो डिग्निटरीज हैं, ठीक है, वो अभी विजिट पे थे। तो उन्होंने विमेन जर्नलिस्ट, ठीक है, जर्नलिस्ट मीडिया का पार्ट है, तो वहां पे आपको सब टाइप के लोग देखने को मिलते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। तो अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने फीमेल जर्नलिस्ट जो थी उनके सामने इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री में विमेन को इतने अधिकार नहीं दिए जाते, राइट्स नहीं दिए जाते। तो वो हम जो है ऐसी कंट्री के साथ में कैसे जो है रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन उठता है। एंड सेकेंड लास्ट काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे कहा इंटरनल सिक्योरिटी से कैसे कनेक्टेड है, ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, ये सब में ये कंट्रीज जो हैं इन्वॉल्व है। यानी अगर आप मैप देखोगे यहाँ पे, ये इंडिया, यहाँ पे आपका ईरान, आपका अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो ये एक गोल्डन क्रेसेंट, ठीक है, चांद के फॉर्म में जो है ये एरिया को बोला जाता है। यानी ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे बहुत ज्यादा ड्रग्स का जो है ओपियम ड्रग्स और ये सब जो है
बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। और हमारी जो स्टेट्स हैं, बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, स्पेशली पंजाब, बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है ड्रग्स और इनसे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है ये एरिया, पंजाब जैसी स्टेट जो है। तो ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। ये गोल्डन क्रेसेंट ध्यान रखना है आपको, और यहाँ पे एक है आपका गोल्डन ट्रायंगल। तो म्यांमार, आपका थाईलैंड और ये सब जो हैं, ये भी आपके बहुत ज़्यादा ओपियम ट्रेड, ड्रग्स जो हैं इनका एक्सपोर्ट जो है करते हैं। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है एक तरीके से। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको इसमें ध्यान रखना है।